तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपके 12th में या बीए बीएससी या जहाँ तक भी आप जाएंगे तो वेक्टर अगर आप फिजिक्स लिए रहोगे तो कभी भी ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो हमारे चैप्टर का नाम जिसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वे है सदिश विश्लेषण, या दूसरे टर्म्स में हम बोलें इसको तो वेक्टर एनालिसिस। बहुत छोटा सा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, देखिए आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी अदिश और सदिश राशि के बारे में पढ़े हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे और वहाँ पे जो चीज़ हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या नहीं सही पढ़ा था उसको सही करके यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो राशियों को दो प्रकार से बांटा गया। अगर हम बात करें अपनी भौतिक राशियों को तो इन्हें हमने दो तरह से बांटा था, अदिश और सदिश। अब आप कहेंगे सर इसमें नई बात क्या है, अदिश सदिश तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई नो दिस कि आप पढ़ चुके हैं, बट अदिश सदिश में क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, क्योंकि अगर आप जो वहाँ पे पढ़े हैं तो यहाँ पे नई चीज़ें क्या ऐड हुई है इसको देखते हैं। ठीक है, तो एक वही जब भी हम लोग बंटवारा करते हैं घर में अपने भाई बहन से, तो नहीं वो वाला बंटवारा मत समझिए, अपने भाई बहन बंटवारा करते हैं तो एक तरफ अदिश की बाउंड्री हो गई और एक तरफ सदिश की हो गई, ये अलग बंटवारा हो गया। ठीक है, अदिश सदिश स्केलर वेक्टर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात कि अदिश में परिमाण होता है, अदिश में परिमाण होता है या मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम चीज सदिश में भी होता है। आप कहेंगे सर इसमें क्या है, ये तो इसमें भी होता है, मेरे को पता भी है। चलिए वेरी गुड, अच्छा बात है आपको पता है तो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो परिमाण इसमें भी होता है, परिमाण इसमें भी होता है। ठीक है, तो अब परिमाण इसमें होता है, परिमाण इसमें भी होता है, ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब अंतर कहां से आता है, अंतर यहां से आता है, अंतर यहां से आना शुरू होता है कि इसमें दिशा होती है लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है। तो अदिश में क्या होगा, दिशा नहीं होगा, नहीं होगा। दिशा मीन्स डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है इसमें नहीं होगा, बट इसमें होगा, दिशा होगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमारी बातें एकदम कॉमन है, 10th वाली है। सर कहेंगे सर आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, नेट वेस्ट किया, सबसे बड़ी बात। अब देखिए शुरू होती है बातें अब यहां से। जो सदिश राशि होती है, जो सदिश राशि होती है वो सदिश के योग के नियम का पालन करेगी। किसका, सदिश के योग के नियम, जो कि यहां पे भी आपको मतलब अपने बुक में 3 है, तीनों पढ़ लेंगे। एक है त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम हमने त्रिभुज ऐसे बना दिया है। ठीक है, इसी तरह 2 नियम और हैं। तो यहाँ पे टोटली यहाँ पे सदिश के योग के नियम अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो इन तीनों नियम को ये पालन करता है। ठीक है, ये नया तो चीज है। और ये क्या है, ये नहीं करेगा, सीधी सी बात, ये नहीं करेगा। सीधे नहीं लिख देते हैं, इतना क्यों लिखें, लेक्चर क्यों बढ़ाएं, नहीं करेगा। मतलब अब हमारे लिए सदिश और अदिश को वर्गीकृत करने के लिए एक नया टॉपिक आ गया कि अगर वो सदिश है
तो उसको ये तीनों चीज पे खरा उतरना पड़ेगा, इस पे, इस पे, इस पे। और अगर वो अदिश है तो बस यही, केवल उसके पास परिमाण होना है, केवल परिमाण, उसको दिशा से कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल लिया जाए, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना काम नहीं चलेगा। हम लोग का इसके पहले जो त्रिज्युगति पढ़े हैं तो उसमें आप देखिए ना, पढ़ा गया है क्या, दूरी। दूरी, मैं 5 किलोमीटर चला, दूरी है, क्या इसमें कोई दिशा की बात हुई? नहीं हुई। अब यही इसी का एक भाई था, आपको याद है, दूरी का भाई कौन? विस्थापन। अब आप भी जानते हैं विस्थापन हमेशा सदैव एक दिशा में होती है, तो जहां पे दिशा है वहां पे परिमाण और दिशा तो आ गया, तो यह सदिश तो हो गया। लेकिन विस्थापन को साथ ही साथ इस नियम को भी पालन करना पड़ेगा, मतलब इन नियमों का। तो इन नियमों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी बस ये समझिए कि ये यहाँ पे जो 3 नियम हैं, इन तीनों नियमों का इसको पालन करना पड़ेगा। इसी के आगे चलते हैं। दूरी से बना था कौन? चाल। तो चाल जो है हमारा अदिश राशि होगा, और वेग क्या होगा? अदिश राशि होगा, सॉरी सदिश राशि होगा। इसके आगे चलते हैं, हम बात करें द्रव्यमान की। भाई तुम्हारा द्रव्यमान कितना है? मेरा द्रव्यमान 5 किलो है। क्या इसमें दिशा से कोई लेना है? नहीं है। लेकिन वही जगह हम बात करें भार की, तो भार किस में आ जाएगा? भार सदिश में। क्यों? क्योंकि भार में एक दिशा है, भार हमेशा नीचे की तरफ लगता है, इसमें कोई दिशा नहीं। द्रव्यमान हर जगह, आप यहाँ पे रहो, पृथ्वी पे रहो, पृथ्वी पे हम लोग रहे, भूल जाते हैं कभी कभी, हमको लगता है कि हम मंगल में रहते हैं। तो कहीं भी आप रह सकते हैं, कहीं भी जाइए, चंद्रमा पे जाइए, सूरज पे जाइए, कहीं भी जाइए, तो आपका जो द्रव्यमान होगा वो समान होगा, उसको दिशा से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन आप भी जानते हैं जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो भार हम पे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। हमारा भार चंद्रमा पे कुछ और होगा, हर ग्रह पे हमारा भार अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बदलेगा। गुरुत्वाकर्षण अभी जब पढ़ेंगे तो इसमें तब देखेंगे। तो ये क्या है, मतलब आप ये समझिए कि सदिश राशियां वही होती हैं जिनमें परिमाण हो, दिशा हो, और साथ ही साथ वो इन नियमों का पालन करें। और अदिश वो होती है जिसमें केवल और केवल परिमाण हो। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हम बात करें विद्युत धारा की, तो हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं ना कि विद्युत धारा हमेशा कहां से कहां जाती है। आप देखते हैं ना, ऐसे प्लस माइनस बना दिए, तो हम लोग हमेशा कहते हैं सर प्लस से माइनस की ओर। अब प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस उच्च विभव और निम्न विभव। तो हमेशा आप जानते हैं ना कि विद्युत धारा कैसे बहती है, कुछ ऐसे बहती है, मतलब प्लस से माइनस। और इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में बहते हैं कि नहीं बहते हैं? तो देखिए यहां पे है क्या, ये आपके हिसाब से कि सर इसकी दिशा भी निश्चित दिशा है। अरे भाई हमेशा उच्च से निम्न विभव की ओर जा रहा है, तो ये इधर से जाएगा, इसका एक दिशा है, इसका एक परिमाण है। तो आप कहेंगे सर ये सदिश राशि है, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इन दोनों नियमों का तो पालन कर रही है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं कर रही है, और इस नियम का पालन नहीं करने के कारण ये वापस इसमें आ जाती है। बात समझ में आई कि अगर कोई भी राशि में परिमाण और दिशा है तो वो सदिश नहीं कहला सकती। कब तक? जब तक वो इस तीसरे नियम का पालन नहीं करे। और अगर इस तीसरे नियम का पालन करी तभी ये सदिश है, अन्यथा ये वापस किस में आ जाएगी? अदिश में। तो सीधे से हमारी विद्युत धारा कौन सी राशि हो गई? ये हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसने इसको तो माना, परिमाण तो होता ही उसमें, दिशा भी थी, लेकिन दिक्कत हुआ इसमें। ये अदिश के योग के नियम को मानती है, सदिश के योग के नियम को नहीं मानती है, इसी कारण से ये इधर आ गई। बोले क्लियर है? छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए यहां पे केवल एक ही ये तीसरा पॉइंट पढ़ा है, यही जो तीसरा पॉइंट है वही बढ़ा है, बाकी कुछ भी यहां पे नया नहीं था, या कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमको बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेना था। सफा कर दें इसको, नोट कर लीजिए आप लोग, सफा करते हैं फिर। देखिए अब इतना होने के बाद, क्योंकि पहला टॉपिक ही था अपना ये अदिश सदिश, अब हम बात करेंगे कि हम जब भी कोई सदिश राशि लिखेंगे, सदिश राशि को हम लिखेंगे तो उसको किस तरह लिखेंगे।
या उसको रिप्रेजेंटेट कैसे करेंगे। अब देखिए कोई भी सदिश राशि को अगर हम लिखेंगे, कोई भी चीज को, जैसे हम बल को लिखते हैं, त्वरण को लिखते हैं, तो त्वरण कैसे, त्वरण क्या है पहले ये बताइए। त्वरण किसका बना है, वेग का बना है, और वेग खुद एक सदिश राशि है। तो वेग सदिश राशि होने के कारण जो त्वरण है हमारा, त्वरण भी क्या होगा, यह भी एक सदिश राशि होगा। और जब भी कोई सदिश राशि होगी तो उसके ऊपर हम इस तरह से एक एरो बना देते हैं। एरो इट मीन्स दैट कि इसके पास दिशा या डायरेक्शन होगा, इसीलिए हम उस चिन्ह के ऊपर, जैसे हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण सदिश है तो इसके ऊपर हम कुछ ऐसा चिन्ह बना देंगे। हम बात करें बल की, तो बल भी हमारी सदिश राशि है, इस पे कुछ ऐसा चिन्ह बना देंगे। जो भी राशि हमारी सदिश होगी या कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कोई चल संख्या है या कोई भी संख्या है, संख्या कहना है, कोई मान हो, उसके ऊपर भी हम अगर उसको हमको सदिश बनाना है तो उसके ऊपर इस तरह का एक एरो बना देंगे। ये इसका हेड है या सिर है, और ये इसका पूंछ है या बैक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात को थोड़ा और आगे ले चले, तो यहां पे अगर हम केवल इसका परिमाण लिखना चाहें या मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए। अगर हम केवल ए लिखें तो ये इस सदिश राशि या इस वेक्टर का परिमाण है। या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, हम इसको इस तरह से दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइंस के अंदर बंद कर देंगे, जिसको हम लोग मॉड भी बोलते हैं। मैथ्स वाले बच्चे तो प्रॉपरली जानते हैं, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत है, तो इसको हम मॉड बोलते हैं। मॉड का अगर चिन्ह बना दिए तब भी ये इस चीज का परिमाण, ये हम डिनोटेशन कब करते हैं सदिश राशि का, जब हम केवल बात करते हैं परिमाण की, ठीक है। अब लिखने को तो बेटा लिखते हम बहुत तरह से, क्योंकि हो सकता है कि आप तीनों विमा में लिखें। जैसे क्या होता है, जो हमारा वेक्टर होता है वो एक ही विमा में, अभी देखिए अभी आप जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर में भी एक विमा, दो विमा और त्रिविमा आएगी। तो यहां पे भी चीजें बढ़ेंगी, जैसे यहां पे x, y और z। z थोड़ा टेढ़ा होता है, ऐसे, ठीक। तो यहां पे भी विमा वाली चीजें आएंगी। जब विमा आएगी तो यहां पे एकांक और बाकी चीजें बढ़ेंगी, तो इसको अभी हम लोग को इसको भी समझना है, ठीक है। अभी बस आप इतना समझ लो प्रॉपरली कि हम वेक्टर को जब भी डिनोट करेंगे, कोई भी वेक्टर राशि होगी तो उसके ऊपर हम एरो बना देंगे। और ध्यान दीजिए वेक्टर के लिए नियम अलग होता है और स्केलर के लिए, अदिश राशि के लिए नियम अलग होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और आगे चलते हैं, ये भी आप लोग कर लेंगे। देखिए नोट्स में मैं एक एक चीज आपको लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग टॉपिक नोट करिए और आपको जो भी बात समझ में आ रहा है उसको पॉइंट वाइज लिख डालिए, क्योंकि अब आपके क्लास 11th और 12th में थ्योरेटिकल पेपर कम आएगा। या आप जैसे IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आप लोग को न्यूमेरिकल फेस करने होंगे। वो आपको पता है जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। आप लोग सोचिए कि सब्जेक्टिव पेपर, वो पूरा ऑप्शनल बेस्ड या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होता है। तो आपको अब उसके लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि आपका ये लास्ट पेपर होगा 11th के बाद 12th, दिस इज द लास्ट बोर्ड पेपर। इसके बाद आपको कोई भी अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना ही होगा। एंट्रेंस क्वालिफाई जब करेंगे उसके बाद आप उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर वहां पर सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो मेन चीज तो यही है ना, दरवाजे तक पहुंचना। वो दरवाजा खुल गया तो फिर आराम से आप वहां पे पढ़िए लिखिए, चलता रहेगा काम, ठीक है। तो अब हम यहां तक हो गया है हमारा सदिश विश्लेषण का फर्स्ट पार्ट या इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। होते तो काफी प्रकार के हैं, बट अपने बुक में केवल 4 ही प्रकार हमको मेनली बात करना है। पहला है समान वेक्टर, विपरीत वेक्टर,
एकांक वेक्टर और चौथा है शून्य वेक्टर। ठीक है, देखिए अब आप लोग एक चीज तो समझ चुके हैं ठंडी का मौसम है, गला चोक हो जाता है, तो बिंदी भी देखिए ठंडी के मारे आगे थोड़ा बढ़ रही है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि हमें चार तरह के वेक्टर्स यहाँ पे देखने हैं, समान, विपरीत, एकांक और शून्य। अगर हम बात करें सामान्य वेक्टर की, तो देखिए वेक्टर की पहचान ही क्या है? वेक्टर की पहचान ही है कि उसका परिमाण और दिशा। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसकी दिशा तथा परिमाण दोनों समान हो, मतलब सेम हो। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में इक्वल वेक्टर भी बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर बेटा जिसका दिशा और परिमाण दोनों समान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समान वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल पे समझिए, जैसे मान लीजिए ये ए है, ए वेक्टर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम वेक्टर को कैसे बनाते हैं? हम रेखाओं के माध्यम से बनाते हैं। जैसे हमने पिछली बार हमने डिनोट करना बताया था, बट जैसे कोई वेक्टर है उसको हम बनाएंगे कैसे? लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर उसकी दिशा के जिस दिशा में होगा उसमें एरो बना देंगे। अब देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो ए बी जो है थोड़ा क्या है? सेम है, मतलब इनका जो लंबाई होगा, स्केल लीजिए, रखिए, नापिए, सेम आएगा। तो ए बी का जो लंबाई है सेम, मतलब परिमाण सेम है, और इनका जो दिशा है वो भी लगभग क्या है? इनका दिशा भी सेम है। तो ऐसे वेक्टर जिनका दिशा और परिमाण दोनों समान होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम समान वेक्टर बोलेंगे। बहुत सिंपल सा है ये, उसमें कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा है विपरीत वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। ठीक है, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर नाम ही विपरीत है। जैसे दिन का रात होता है ना, हिंदी में, हिंदी वाली मैम मुझे बहुत मारती थी, इसलिए मुझे दिन का रात ही बस आता था। ठीक है, तो विपरीत वेक्टर की हम बात करेंगे, तो विपरीत वेक्टर में क्या होगा? इसमें बेटा परिमाण समान होगा, समान, हिंदी गड़बड़ हो जाती, इसीलिए हिंदी वाली मैम मारती, तब मुझे समझ में आया। ठीक है, परिमाण समान होगा, लेकिन 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 दिशा विपरीत होगी, विपरीत होगी। अब विपरीत क्या होगा? जैसे पापा कहे पढ़ लो तो मैं कहूंगा मैं नहीं पढ़ूंगा, पापा कहे खा लो तो मैं कहूंगा मैं नहीं खाऊंगा, मतलब जो कहा जाएगा उसका उल्टा। तो मैं कहूंगा ऐसे जाओ तो आप कैसे जाओगे? उल्टा जाओगे। उल्टा जाओगे ना, मतलब इधर नहीं, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, मतलब जिस दिशा में वो जा रहा है उसके विपरीत दिशा में। ये नहीं कि इधर तो इधर चले जाओगे, नहीं, जिस दिशा में जा रहे हो उसी के विपरीत दिशा में। जैसे हम इसमें बी और सी को थोड़ी देर के लिए छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो बी और सी क्या है? परिमाण लगभग, मतलब अगर हम इनको नाप के देखें तो इनका जो हाइट होगा या जो लंबाई होगी वो तो सेम आएगी, लेकिन जो इनकी दिशा है वो एक दूसरे के क्या है?
ये इधर जा रहा है तो ये इसके विपरीत जा रहा है। तो दिशा जब विपरीत होगी तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ऐसे वेक्टर को हम विपरीत वेक्टर बोलेंगे। बोलो क्लियर है? हो गया। चलें आगे। अगला है अपना एकांक वेक्टर या यूनिट वेक्टर। सबसे आसान है ये, इसमें कुछ नहीं। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण का मान एक हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ऐसे वेक्टर को हम एकांक वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। इसमें भी दिशा होगा, एक है इसका मतलब ये नहीं कि दिशा नहीं होगा, दिशा होगा, लेकिन इसका परिमाण हमेशा कितना होगा? परिमाण हमेशा एक होगा। दिशा किधर भी हो सकता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहां जाना चाहो कहीं भी जा सकते हो। ठीक है। और लास्ट जिसको हम बोलते हैं शून्य वेक्टर या जीरो वेक्टर। क्लियर सी बात? अब इसमें भी वही चीज है, लेकिन इसका परिमाण क्या होगा? इसका परिमाण का मान शून्य होगा। इसके परिमाण का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो क्लियर सी बात है कि इसका परिमाण का मान शून्य है। जिस वेक्टर के परिमाण का मान शून्य होगा उसको हम शून्य वेक्टर बोलेंगे, जिसका एक होगा एकांक वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। एक छोटा सा और चीज हम यहां पर पूछना चाहेंगे, क्या सी और डी इन चारों में से किसी में भी एग्जिस्ट करेंगे? जैसे हम कहें अगर कि आप इनमें से पहचानिए कौन कौन से वेक्टर हैं। सामान्य वेक्टर, देखिए सामान्य वेक्टर वो होते हैं जिनका दिशा और परिमाण सेम हो। तो यहां पे ए बी का दिशा और परिमाण सेम है, तो ये कैसा वेक्टर है? सामान्य वेक्टर है। सी कैसा है बेटा? तो जो सी है वो ए बी ए सी, अरे भाई ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है तो ए सी और बी सी एक दूसरे के क्या है? विपरीत वेक्टर है। क्लियर है बात? डी के टर्म में बताइए डी और सी का क्या संबंध है? तो डी और सी का कोई संबंध नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों वेक्टर हैं, इट इज फाइन, बट है क्या? इनकी दिशा भी सेम है, लेकिन जितना हमने पढ़ा इसमें से किसी में भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसका परिमाण सेम नहीं है। क्लियर है बात? इसको सफा कर दिया जाए। एक छोटी सी चीज छूट गई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बेटा एकांक वेक्टर को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए कैप, टोपी, बर्थडे कैप। बर्थडे उठे मनाते हैं आप लोग कि नहीं मनाते हैं? हमको तो कभी नहीं बोला है, बद्दुआ लगेगी मेरी। ठीक है। तो ए कैप जो होता है बेटा, ये होता है हमारा एकांक वेक्टर। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बटे ए मॉड, या इसको बस इतना ही लिखिए। ठीक है, इतना ही। ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए मॉड। इस एकांक वेक्टर को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो बच्चा आज का जो हम लोग का क्लास था वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। इसमें कोई भी समझने वाला टॉपिक नहीं था, कोई भी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। इट इज जस्ट द इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगला लेक्चर पे जब मिलेंगे तो सभी लोग अपना कॉपी पेन और अपना माइंड सेट करके बैठिएगा कि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। और एक चीज ध्यान रखिए, क्लास 11th और क्लास 12th में उसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।